हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है आपका मोटर व्हीकल एक्ट एंड सीएमवीआर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल से रिलेटेड है। आप सभी को पता भी होगा कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर क्यों लाए जाते हैं। बेसिकली कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास रूल है या फिर लॉ है, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कोई सेक्शन या रूल को इंसर्ट करना है, सब सेक्शंस ऐड करने हैं, तो वहाँ पे हम स्टैट्यूटरी ऑर्डर लेके आते हैं। और ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है, यहाँ पे जो भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर मैं डिस्कस करता हूँ वो सारे रिलेटेड होते हैं आपके मोटर व्हीकल एक्ट या फिर सीएमवीआर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है ये बेसिकली रिलेटेड है एग्रीगेटर से। एग्रीगेटर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 93 है यहाँ पे मेंशन है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एग्रीगेटर होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे दो बहुत ही वेल नोन कंपनी का नाम मेंशन है, आप जानते भी होंगे, राइड भी किया होगा इनका, आप बुक भी करते होंगे। ओला, उबर, मेरू भी है एक, ये एग्रीगेटर का काम करते हैं। बेसिकली ये करते क्या है, सपोज करिए कोई आदमी है जिसके पास कोई व्हीकल है, ठीक है, और कोई आदमी है, सपोज कोई सवारी है जिसको इसकी व्हीकल चाहिए, बट इसको नहीं पता कि ये व्हीकल कैसे बुक करे, कहाँ पे इसकी व्हीकल मिलेगी। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ जाए जो बेसिकली इन दोनों को एसोसिएट कर दे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेटर, जो काम ओला एंड उबर करते हैं। तो इस एग्रीगेटर से रिलेटेड हमारे यहाँ, मतलब हमारे देश में अभी तक कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी। हालांकि हर स्टेट की अपनी अपनी गाइडलाइन थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू गाइडलाइन लेके आए हैं वो, और बेसिकली ये पूरे इंडिया के लिए वैलिड होगा, मतलब एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन है। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ पावर दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन है। अगर कोई भी इस बिजनेस में आना चाहता है, थोड़ा सा इस बिजनेस को और बूस्ट करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ। तो ये पूरी गाइडलाइन हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे टोटल यहाँ पे 21 क्लॉज मेंशन है। ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है ये 25 पेज का है, टोटल 21 क्लॉज हैं, उसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं, बट सारे सब क्लॉज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं जो 21 क्लॉज है ना उनका ओवरव्यू डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि जो न्यू गाइडलाइन आई है एग्रीगेटर से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो नया जो बिजनेस आप करना चाहते हो, या जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं जैसे ओला एंड उबर हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, वो सारी गाइडलाइन हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली वो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है, यहाँ पे नंबर मेंशन है, कब ये आया, और ये फाइनल है, ड्राफ्ट नहीं है, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन होने वाला नहीं है। यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 36। देखो यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन होता हो। ये जो सेक्शन 36 है ना, ये है मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 का, और जो सेक्शन 36 है 2019 का, यहाँ पे अमेंड किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 93, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 93। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 93 का, जहाँ पे बात किया गया है एजेंट या फिर एग्रीगेटर के बारे में। तो इसके लिए वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस आ गई हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हो, नया हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। Educating today for better tomorrow. तो पहले ये समझते हैं कि why have this guideline has been issued। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, सपोज करिए कोई बिजनेसमैन आया और उसको लगता है कि इंडिया का हो या फिर फॉरेन कंट्री का हो, उसको लगता हो कि वो एक एग्रीगेटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इंडिया में। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना अपना रूल है। तो उस बेचारे को जिस जिस स्टेट में वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, अलग अलग तरीके से चीज़ों को कंपाइल करना पड़ेगा, अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता था, तो गवर्नमेंट तो पहले इसको इंश्योर करना चाहती है। दूसरी चीज़, चूंकि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो वहाँ पे ड्राइवर के सेफ्टी को ले लो, भाड़ा को ले लो, अपनी मर्जी से वसूल करते थे वो। जैसे पीक आवर में ओला उबर वाले भाड़ा ही बढ़ा देते थे, बहुत ज़्यादा, 3 टाइम 4 टाइम कर देते थे। ड्राइवर की सेफ्टी नहीं है, जो राइडर की सेफ्टी है उससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन नहीं है, व्हीकल से रिलेटेड गाइडलाइन नहीं है कि कौन सी व्हीकल उसमें चलाई जा सकती हैं, कौन ड्राइव कर सकता है इस व्हीकल को, इसके रिलेटेड गाइडलाइन नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं
इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी कि ये गाइडलाइन लेके आया जाए, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब वो सारी गाइडलाइन आ गई हैं। बेसिकली ये अमेंड किया गया था, जो 2019 का अमेंडमेंट है, वहाँ पे कहा गया अब इसको इन्फोर्स किया गया है। और ये जो इन्फोर्समेंट है ना, ये गाइडलाइन सेंटर की गाइडलाइन है और हर स्टेट में वैलिड होगी। ये हर स्टेट को कंपलसरी ये गाइडलाइन फॉलो करने हैं। इसलिए कुछ स्टेट्स के इसमें ऑब्जेक्शंस भी हैं, जैसे केरला है। केरला का सबसे पहले ऑब्जेक्शंस ये आया है कि अगर इस तरीके से बड़े बिजनेस को हम स्टेट में एंट्री देंगे तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट, स्टेट ओन ट्रांसपोर्ट है, उसको नुकसान होगा, या फिर जो छोटे राइडर्स हैं उनको नुकसान होगा। छोटे जो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों को नुकसान होगा। तो आप समझ ही रहे हो, कोई भी मॉडिफिकेशन आता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत सारा होता है, अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं तो अलग अलग पॉलिटिक्स होता है, सबका अपना ओरिएंटेशन होता है, लुकआउट होता है। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ये देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। तो अगर हम फर्स्ट क्लॉज की बात करें तो फर्स्ट क्लॉज में डिफिनीशन की बात की गई है। बहुत सारी डिफिनीशन यहाँ पे मेंशन है, बट मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ और कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे एग्रीगेटर कौन होता है, मैंने आपको बताया। एग्रीगेटर बेसिकली एक होता है जो ड्राइवर को राइडर से कनेक्ट करता है, और ये इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। मतलब एक ऐप होता है, एक वेबसाइट होती है। लाइसेंस का अगर यहाँ पे कहीं पे लाइसेंस यूज किया जाए, मतलब वो एग्रीगेटर के लाइसेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप ये थर्ड पार्टी ड्राइवर और राइडर को कनेक्ट करते हो, या फिर जो एग्रीगेटर है ना, वो खुद की व्हीकल को भी लगा सकता है इस बिजनेस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये बिजनेस करते हो तो आप अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ध्यान देना, ये जो लाइसेंस होगा ना, भले ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बट ये लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये लाइसेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, बट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करते हुए ही लाइसेंस इशू करना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत ही कम पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, सारी पावर यहाँ पे सेंटर के पास ही है। मतलब सेंटर ने बता दिया कि ऐसा होगा तभी आप गाइडलाइन इशू कर सकते हो। तो एक तरह से बस एक मीडियम का काम कर रहा है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइसेंसी मतलब जिसके पास एग्रीगेटर का लाइसेंस है उसे हम कहेंगे लाइसेंसी। रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग की भी फैसिलिटी होगी। इससे पहले क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कोई रेटिंग देता था, यहाँ पे भी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए रेटिंग होगी, बट ये रेटिंग ऑब्वियसली होगी। यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑर्डर में मेंशन किया गया है, मतलब जो भी एग्रीगेटर होगा ना, उसके प्लेटफॉर्म पे रेटिंग का सेक्शन होना चाहिए। जब भी राइड या ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी राइडर होगा ना, वो रेट कर सकता है, ड्राइवर को भी रेट कर सकता है, उसके व्हीकल को भी रेट कर सकता है, मतलब अपना एक्सपीरियंस रेट कर सकता है। रेटिंग का एक चीज और है यहाँ पे इम्प्लीकेशन, कि जो भी ड्राइवर है अगर उसकी रेटिंग 2 से कम होती है तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और ये काम एग्रीगेटर का होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, कि ये जो गाइडलाइन है कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो ये पूरे स्टेट्स में एप्लीकेबल होगी, मतलब होल इंडिया। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना आपको, सारी व्हीकल पे एप्लीकेबल होगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्शंस वाला पॉइंट है। जो भी व्हीकल डिफाइन किए गए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, उन सारे व्हीकल पे ये एप्लीकेबल होगा। तो इन शॉर्ट, अभी तो आपने पैसेंजर वाली ओला उबर देखें, हो सकता है इन फ्यूचर आपने लगेज ले जाने वाला भी देखोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आने वाली हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ई रिक्शा, सारे व्हीकल के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो सकती हैं। सारे लोग एग्रीगेटर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्लॉज 3 है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यू ऑफ द लाइसेंस। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। तो कोई भी आदमी एप्लीकेशन कर सकता है कि हमको लाइसेंस चाहिए एग्रीगेटर का, और ये जो लाइसेंस मिलेगी इसकी वैलिडिटी जो होती है 5 ईयर की होती है। इसके बाद इसको रिन्यू कराया जाएगा। और जितना भी लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी, ये सारे लाइसेंस अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो पोर्टल है वहां पे अपडेट करना कंपलसरी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इन शॉर्ट, बस जो एप्लीकेबिलिटी वाला काम है ना, वही स्टेट गवर्नमेंट को करना है। बाकी जो करना है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। एक चीज और है कि सपोज करिए 2 लोग ज्वाइंट में ले लिए लाइसेंस, तो उनको ट्रांसफर करवाना है बाद में किसी एक नाम से, तो वो भी इजीली हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसफर हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या हो, कौन एग्रीगेटर बन सकता है। जैसे आपको ये बिजनेस करना है, आप चाहते हो, आपके दिल में चाहत है कि आप एग्रीगेटर का बिजनेस शुरू करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा।
तो कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है, उसको एक काम करना पड़ेगा कि एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो कंपनी का ये एक्ट है बेसिकली। यहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर हो या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, को कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इन शॉर्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, बट करने से पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास एक ऑफिस होनी चाहिए इंडिया में, मतलब वो इंस्पेक्शन होगा जब आपको लाइसेंस दिया जाएगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, आगे आप पढ़ोगे तो वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि जो गाइडलाइन है आप वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो ये कंपाइल करोगे तभी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि ये एप्लीकेशन की बात है, एक वेबसाइट मेंटेन करने की बात है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो भी आप फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये एक्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाना है कि क्या क्या फॉलो करना है, बट आपको बस याद रखना है कि ये सारी चीजें आपको फॉलो करना होगा। अब जो क्लॉज इसका 5 है, कंडीशन फॉर ग्रांट द लाइसेंस फॉर द एग्रीगेटर। क्या कंडीशंस हैं बेसिकली? तो यहाँ पे तो एक चीज मेंशन है कि जो क्लॉज 6, 7, 8, 9 है वो गाइडलाइन आपको फॉलो करने हैं। अभी हम क्लॉज 5 पे हैं, 6, 7, 8, 9 आगे आएगा तो हम देख लेंगे क्या है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी मेंशन है, जैसे ड्राइवर को ट्रेनिंग देना, क्या काम करना है एग्रीगेटर को, ऐप की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपका ऐप खोल रहा है, हैंग हो जा रहा है, या कोई पेमेंट कर रहा है, बार बार पैसे कट रहे हैं, रिटर्न नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोड सेफ्टी से रिलेटेड, व्हीकल के मेंटेनेंस से रिलेटेड, फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड, हेल्थ, हाइजीन, ये सारी चीज़ें एग्रीगेटर को ध्यान रखना होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सारा काम एग्रीगेटर को ही करना है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि सपोज करिए कोई ऐसा स्टेट है जहां पे कोई स्पेसिफिक फ्यूल की व्हीकल ही चलती हैं, तो वो भी स्टेट की गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होगी। जैसे सपोज कर लीजिए मुंबई में पोल्यूशन बहुत हो गया या दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया भाई अब यहाँ पे केवल सीएनजी वाली व्हीकल चलेंगी, तो कोई एग्रीगेटर ये नहीं कह सकता है भाई कि हम सीएनजी वाली नहीं चलाएंगे, हम तो डीजल पेट्रोल वाली ही चलाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर इस टाइप की कोई गाइडलाइन आती है तो एग्रीगेटर को फॉलो करना होगा। दूसरी चीज, जो एग्रीगेटर है वही रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी ड्राइवर उससे एसोसिएटेड है, ड्राइवर को लेके जो भी गाइडलाइन है वो सारी गाइडलाइन वो ड्राइवर फॉलो कर रहा हो, ये आपको इंश्योर करना है। अब ड्राइवर के लिए गाइडलाइन क्या है वो आगे आने वाली हैं। और सपोज करिए कि आपने एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपको एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया, तो मिलने के 6 मंथ के अंदर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज आपके एग्रीगेटर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इसका क्लॉज है ये रिलेटेड है स्पेसिफिक व्हीकल से। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई ऐसी व्हीकल है जो बायोएथेनॉल पे चलती है, मेथेनॉल पे चलती है, ऐसे व्हीकल के को परमिट में कुछ एग्जम्पशंस हैं, तो उसके ऑपरेशन या फैसिलिटेशन से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेशन जो भी कंडीशंस होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। नेक्स्ट जो इसका क्लॉज है, कंपाइल विथ रिगार्ड टू द ड्राइवर। अगर कोई ड्राइवर आपसे एसोसिएट हो रहा है, सपोज करिए आप एग्रीगेटर का बिजनेस चला रहे हो और कोई ड्राइवर अपनी व्हीकल आपको देना चाहता है, जैसे बहुत सारे ड्राइवर हैं जो ओला में अपनी व्हीकल दिए हैं, ऊबर में दिए हैं, तो अब उन ड्राइवर की जो कंडीशंस हैं वो भी आपको इंश्योर कर लेना है। पहले उनको अपने साथ एसोसिएट करने से पहले क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको वैलिड प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लेना है, मिनिमम 2 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक लूप फॉल भी है, यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन है कि अगर किसी ड्राइवर के पास 2 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो 15 डेज का ट्रेनिंग देना है उनको, स्पेसिफिक ट्रेनिंग, और ये एग्रीगेटर को देना है। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हो इसका कैसे यूज होगा। अगर कोई ड्राइवर है अपनी व्हीकल देना चाहता है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो 15 डेज का उनको दे दिया जाएगा कि हमने ट्रेनिंग दिया है। इस टाइप की चीज़ें हैं। केवाईसी मतलब उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका केवाईसी हो गया हो, या जनधन अकाउंट हो, जो प्रधानमंत्री वाला अकाउंट हो, वो कोई भी अकाउंट हो, मतलब इन शॉर्ट उसका केवाईसी हो गया होना चाहिए। तीसरी चीज कि ऐसा कोई ड्राइवर एसोसिएट नहीं हो सकता है जो पिछले 3 ईयर में कभी ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया हो। अगर ऐसा कोई हो तो उसको बेसिकली एसोसिएट नहीं करना है, और जो भी करेगा उसका मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी ड्राइवर है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेना है बिफोर कि आप उसको एसोसिएट कर लो अपने बिजनेस में। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, द एग्रीगेटर शैल इंश्योर द कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशन रेलेवेंट टू द ड्राइवर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये तो भैया तब था जब आपसे वो एसोसिएट होना चाहता है, उससे पहले ये सारी चीजें वेरीफाई करना है। अब एक बार वो आपसे एसोसिएट हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका काम खत्म हो गया, तो भी आपको कुछ चीजें साथ में, पहली चीजें
कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ड्राइवर का भैया, वो 5 लाख से कम का नहीं होना चाहिए और वो बेस ईयर 2021 होना चाहिए, मतलब रिसेंटली अभी का होना चाहिए, और ये हर साल 5% के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। उसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आप सभी को पता होगा, तो टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए और ये भी नॉट लेस देन 10 लाख का होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ट्रेनिंग से रिलेटेड, साल में एक बार उसको ट्रेनिंग कंपलसरी करना है। एक चीज और यहाँ पे इंश्योर किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको लेके ऑब्जेक्शंस भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इफेक्ट करेगा अभी का जो बिजनेस है। कैसे करेगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। कई सारे जगह अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पॉइंट दिया रहेगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी ड्राइवर 12 आवर से ज़्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकता है, मतलब आपके ऐप पे ऑनलाइन नहीं रह सकता है। पहले क्या होता था, अभी क्या होगा, पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो ड्राइविंग किया ओला में कुछ टाइम तक, मान लीजिए 12 आवर पूरा ले लेते हैं, इसके बाद अभी उसका सोने का मन नहीं है, ओवर ड्यूटी करने का मन है, तो बाद में ऊबर में चला गया। अब ओला वाले या ऊबर वाले को नहीं पता है कि मेरे बाद वो कहाँ जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसा नहीं होगा, ओला और ऊबर जितने भी एग्रीगेटर होंगे आपस में डेटा शेयरिंग करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी ड्राइवर हो वो 12 आवर से ज़्यादा ड्राइविंग ना करे। इससे क्या होगा, उसकी ड्राइविंग कैपेसिटी इफेक्ट होगी और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। जो भी राइडर है उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है और ड्राइवर की सेफ्टी खुद भी कंप्रोमाइज होती है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि 10 आवर का ब्रेक कंपलसरी है और ये थ्रू कैसे किया जाएगा, ऐप में ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे डाटा शेयरिंग होता रहे कि अगर कोई ड्राइवर किसी पर्टिकुलर, अब डेफिनेटली उसका नाम होगा, कुछ आईडी होगी भाई, तो पता चली जाएगा कि ये अभी ओला वाले प्लेटफॉर्म पे थे तो वापस वो ऊबर वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उनको मना कर दिया जाएगा भाई कि आपका काम पूरा हो चुका है, आपको नहीं लिया जाएगा। और एक चीज़ और मेंशन है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेने हैं जो भी ड्राइवर के हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं सबमिट किया उसने, ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेना है। अब जिस तरीके से ड्राइवर के जो चीज़ें हैं, गाइडलाइन है, उसको कंपाइल करना, इंश्योर करना एग्रीगेटर का काम है, उसी तरीके से वो जो ड्राइवर है उसकी जो व्हीकल है या कोई ओनर अपनी व्हीकल देना चाहता है तो उस व्हीकल से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो भी इंश्योर करना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मतलब इन शॉर्ट जो भी व्हीकल है ना वो आपके मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR के जो कंडीशंस हैं व्हीकल को वो फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेफिनेटली बिना व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के तो कोई व्हीकल रोड पे चल ही नहीं सकती है। परमिट अगर रिक्वायर्ड है तो परमिट भी होना चाहिए, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC, जैसे मैंने फ्यूल का नाम बताया था, कोई नॉर्म्स है किसी सिटी में पर्टिकुलर फ्यूल का, टैक्स ड्यूटी या जो भी फिटमेंट है मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR से रिलेटेड जो भी सेफ्टी फीचर्स वहाँ पे लगाए जाने चाहिए वो सारे होना चाहिए, कंपाइल होना चाहिए। और किसी भी व्हीकल को एग्रीगेटर को अपने साथ एसोसिएट करने से पहले ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं चेक नहीं कर पाया या ये फेल हो गया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो क्लॉज 9 है, कंपाइल विथ रिगार्ड ऑफ द एग्रीगेटर ऐप एंड वेबसाइट, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बेसिकली डिजिटल इंटरफेस होता है जो ड्राइवर राइडर को कनेक्ट करता है, मतलब उसके व्हीकल से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपका जो ऐप है क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया इन शॉर्ट में, वहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, मैं एक ही जगह मेंशन कर दिया हूँ। लैंग्वेज की बात करें तो प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जैसे गुजरात ले लें, तो स्टेट की लैंग्वेज भी वहाँ पे होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका ऐप या वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें डाटा स्टोर हो मिनिमम 3 मंथ के लिए और मैक्सिमम 24 मंथ के लिए। जो भी राइडर है, जो भी ड्राइवर है या जो भी ट्रिप्स हुई हैं वो सारे डाटा जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे डाटा चाहिए। इससे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें फुलफिल कर सकती है। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे रोड सेफ्टी से रिलेटेड डाटा मिल जाएंगे, कौन ट्रेवल किया, ये चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। पहले क्या होता था, भाड़ा पर लेके मिलिटेंट ट्रेवल कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी व्हीकल लेके गए थे, किसकी व्हीकल लेके गए थे। तो ये सारे थोड़े सेफ्टी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है डेटा स्टोर करने से, इसलिए ये स्टोर करना है। इसके साथ साथ आपको 24/7 आपके पास एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ पे जो राइडर है या ड्राइवर है वो कनेक्ट रहे। तो ये आप सभी को करना होगा, ओला हो, ऊबर हो, जो भी एग्रीगेटर के बिजनेस में आ रहे हैं सभी को ये 24/7 वाला कंट्रोल रूम, जैसे कि अब तक आप पढ़ते आए हो, जिसे हम कॉल सेंटर कहते हैं, तो इन शॉर्ट एक कॉल सेंटर आपको बनाना पड़ेगा। जो क्लॉज 10 है ये है सेफ्टी से रिलेटेड। जो भी स्टैग होल्डर हैं सबकी सेफ्टी इंश्योर करना है, व्हीकल से लेके ड्राइवर, राइडर या जो आपके एम्प्लॉय हैं सबकी सेफ्टी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
एग्रीगेटर का। अब जैसे व्हीकल की सेफ्टी कैसे इंश्योर करना है, सेफ्टी डिवाइस जैसे होना चाहिए, जीपीएस ट्रैकिंग, एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो आपके वुमन एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं वो होना चाहिए। जो ड्राइवर है उसका, जो राइडर है उसका, सबका सेफ्टी आपको इंश्योर करना है। जो नेक्स्ट क्लॉज है आपका राइडर पूलिंग, ये एक नया टर्म है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। राइडर पूलिंग का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो शेयरिंग में। तो इन शॉर्ट आप ये कहना है यहाँ पे गवर्नमेंट का कि जो ओला उबर जैसे वेल नोन जो नाम है, इनको आप शेयरिंग में भी चला सकते। इससे पहले क्या हो गया, एक बार बुकिंग हो गई वो शेयरिंग नहीं करते थे, आपको जहाँ से उठाया उसके बाद जहाँ आपको जाना है वहाँ ड्रॉप कर देते। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप सेम रूट पे जा रहे हो और बीच में किसी को कहीं उतरना है, किसी को कहीं उतरना है, तो शेयरिंग भी कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम होगा एग्रीगेटर का। मतलब ऐप में ऐसी चीज़ तो ऐड करनी पड़ेगी ना भाई, एक फंक्शन तो ऐड करना पड़ेगा ना, जिससे लोग शेयर कर पाएँ, उनको पता चले कि इस रूट में ये नंबर की ओला आ रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरा रूट भी इसी डायरेक्शन में है, या फिर मेरा घर जो भी है, ऑफिस है, इस डायरेक्शन में है, मैं भी इसको शेयर कर सकता हूँ। और एक चीज़ और आपको इंश्योर करना है कि जो फीमेल पैसेंजर है ना, उनको एक ऑप्शन सेपरेटली होना चाहिए कि वो केवल और केवल फीमेल के साथ शेयरिंग करें। इन शॉर्ट कोई फीमेल पैसेंजर है तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, वो एक मेल पैसेंजर के साथ भी शेयरिंग कर सकती है, वो चाहे तो केवल और केवल फीमेल पैसेंजर का ऑप्शन दे कि अगर उस रूट पे कोई फीमेल पैसेंजर वाला व्हीकल जा रही है, ओला उबर जा रही है, तो उसी से केवल और केवल ये शेयरिंग करेंगे, इससे नहीं करेंगे। ये ऑप्शन मेल पैसेंजर के पास नहीं होगा। मेल पैसेंजर अगर चाहे कि उसको बस फीमेल के साथ करना है तो ऐसा नहीं होगा। अब आप कहोगे आपके साथ नाइंसाफ़ी है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, आपकी हरकतें ऐसी हैं इसलिए इस टाइप के लॉ बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का है। अब सपोज करो, मान लीजिए ओला उबर है, उनकी खुद की व्हीकल है और कोई ड्राइवर है या कोई दूसरा ओनर है जो अपनी व्हीकल वहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी राइड आ रही है तो जो ओला उबर है वो क्या कर रहे हैं, हमेशा अपनी व्हीकल को ही भेज रहे हैं और दूसरा वाला जो बेचारा है उसकी व्हीकल पूरे दिन खाली रह रही है, केवल रजिस्टर है वहाँ पे। इस टाइप की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ फेयर, फेयर का रेगुलेशन कैसे होगा, तो एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। ये बेसिकली बेस फेयर डिजाइन करेंगे पर्टिकुलर ईयर का, करेंट ईयर का। ये बेसिकली होता क्या है, अब तो इंडिया में बेसिकली CPI होता है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स मेंशन किया है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब उस डिटेल में नहीं जाते, बट ये आप समझ लो कि एक बेस फेयर डिफाइन कर दिया जाएगा कि आपको मिनिमम फेयर कितना लेना है। उसके बाद उस बेस फेयर से आप 50% लोअर कर सकते हो अपना फेयर। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई नया नया आदमी आता है तो उसको कंसेशन देना होता है ताकि प्रचार हो, लोग जाने कि ये भी कंपनी आ गई इस बिजनेस में। तो आप बहुत ज़्यादा प्राइस कट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जियो की तरफ फ्री दिए बाकी सारी कंपनी बंद हो गई, फिर बाद में दोगुना वसूलना चालू कर दी। इस टाइप की चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किए हैं दूसरे कंपनीज के इंटरेस्ट को, कि ऐसा नहीं कोई बड़ा प्लेयर आए और सारी छोटी कंपनी बंद हो जाए। और यहाँ पे आप मैक्सिमम जो चार्जेस हैं, जैसे पीक आवर में आप चार्जेस बढ़ा देते थे ओला उबर वाले, तो ये 1.5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राइवर होगा, जो टोटल राइड का फेयर होगा, उसका 80% ड्राइवर के पास जाएगा, 20% एग्रीगेटर के पास जाएगा। एग्रीगेटर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। जैसे कई बार आपने एक एग्जाम्पल की तरह न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो ओयो रूम से आपने सुना होगा कि ओयो रूम के जो ओनर हैं वो होटल वालों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखा है। अब स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो इसके अलावा 2% के चार्जेज अप्लाई कर सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, जो एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए पार्किंग देती है, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग पॉइंट दे देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई वर्कशॉप करवाती है, या कुछ भी ऐसा करवाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि 2% एक्स्ट्रा चार्जेज वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये राइडर के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो पैसेंजर शैल बी चार्ज फॉर द डेड माइलेज। डेड माइलेज की मीनिंग होता है कि अगर व्हीकल विदाउट पैसेंजर रन करे तो उसका चार्ज आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करिए आपने व्हीकल बुक किया है और व्हीकल कहीं से चल के आती है आपके पास, तो ये इस टाइम पे व्हीकल कोई भी पैसेंजर कैरी नहीं कर रही है, तो ये चार्जेज आपके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। या फिर सुबह ड्राइवर उठे, अपने ऑफिस जाना है ओला के, तो यहाँ पे इन्होंने 10 किलोमीटर व्हीकल चलाया, तो अब ये खाली व्हीकल चलाया तो ये चार्जेज पैसेंजर पे लगा दिया, इस टाइप की।
या फिर आपको कहीं से रिसीव किया गया, कहीं ड्रॉप किया गया और रिटर्निंग में वो कोई पैसेंजर नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों तरफ के चार्जेज आपको देने होंगे, तो ये नहीं करना होगा। मतलब जो भी डेड माइलेज हैं उसके चार्जेज जो भी राइडर है उससे नहीं लिया जाएगा। मतलब आपने जहां पे बोर्ड किया है, जहां पे व्हीकल को आपने छोड़ा है, उसी का चार्ज आपसे केवल लिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ राइड, तो राइड को कोई भी कैंसिल कर सकता है। यहां पे ड्राइवर और राइडर मेंशन है। सपोज कर लीजिए आप ओला के ड्राइवर हो, तो कोई अब आ रहा है आपके पास ऐप के थ्रू कि भाई यहाँ पे एक आदमी है उसको रिसीव करना है, और आपने कहा कि मैं तो कुछ कर रहा हूँ, मैं तो नहीं रिसीव करूंगा, तो आप भी कैंसिल कर सकते हो उस ऑफर को। सपोज करिए कोई राइडर है उसने बुकिंग किया, वो भी कैंसिल कर सकता है। तो उस केस में उसके ऊपर जो पेनल्टीज लगेगी वो 10% की पेनल्टीज लगेगी, और ये पेनल्टी 100 रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों में से जो कम होगा वही लगेगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कहीं पे बुकिंग हुआ और वहाँ पे 10% के हिसाब से वो पेनल्टीज होती है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ लगेगी। अगर मान लीजिए 10% के हिसाब से वो पेनल्टी होती है 150 रुपीज़, तो 150 नहीं लगेगा, वो केवल 100 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम 100 रुपीज़ ही लगेगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लो। और एक इंटरेस्टिंग क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया है 15। आपने पढ़े होंगे कि इसके पहले जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व व्हीकल होती हैं वो सारी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की होती हैं, मतलब उनको भाड़े पे यूज किया जा सकता है, उनके प्लेट का कलर अलग होता है, येलो होता है नहीं। अब यहाँ पे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी यूज किया जा सकता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, बट इनमें थोड़ा सा कंसेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट मना भी कर सकती है, बट उसके लिए उसको रीजन देने पड़ेंगे, उसके पीछे एक रेशनल होना चाहिए क्यों मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रेंडमली मना कर दे कि भाई नहीं जाने देंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फॉलो करने होंगे। अब ऐसा नहीं कि ऐसा तो होगा तो सारी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाने लगेंगी, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेन है, और इनका पर्पज बस यही था कि मान लीजिए कोई पीक आवर है, जब बहुत ट्रैफिक हो जाता है कहीं पे, तो व्हीकल कम पड़ रही है, उस टाइम पे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ फिक्स किया गया है कि 4 राइड हो सकती है इंट्रा सिटी के बीच। अगर एक ही सिटी में जाना है तो 4 राइड हो सकती है, और इंटर सिटी की बात करें तो 2 राइड हो सकती हैं नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर कोई जा रही है तो केवल इतना ही राइड्स ले सकती है। इसके अलावा जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं वहां पे इंश्योरेंस भी होना चाहिए 5 लाख का, सेपरेट इंश्योरेंस फॉर द राइडर और जो शेयर कर रहे हैं उसके ओनर और ड्राइवर के इंश्योरेंस के अलावा 5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं क्लॉज 16 की, जिसमें बात किया गया है सस्पेंशन ऑफ एग्रीगेटर लाइसेंस। किस किस केस में आपका लाइसेंस रद्द किया या फिर कैंसिल किया जा सकता है। तो पहला सो मोटो, अगर मान लीजिए कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब है यहाँ पे कि आप आरटीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ही हो अथॉरिटी, आप ही लाइसेंस इश्यू करोगे, आप ही चेक करोगे। जो भी यहाँ पे कंडीशंस मेंशन है आपको ही चेक करना है कि वो सारी कंडीशंस जो भी एग्रीगेटर है, जो ड्राइवर है, वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपका काम थोड़ा बढ़ने वाला है। तो अगर आप अपने हिसाब से भी आपको बहुत सारे कंप्लेन मिल रही हैं कि ये एग्रीगेटर का काम बहुत खराब है, किसी टाइप की कंप्लेन मिल रही है, तो सो मोटो लेके भी आप सस्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे सस्पेंशन की बात की गई है, कैंसिलेशन की नहीं। सस्पेंशन हो गया तो विद इन 15 डेज जो एग्रीगेटर है उसके पास भी चांस होगा, उसको भी सुना जाएगा, वो भी अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कहीं पे सिस्टमेटिक फेलियर हो रहा है, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं कर रहा है एग्रीगेटर और कंटिन्यूअसली फेल हो रहा है उसको फॉलो करने में, तो उस केस में भी सस्पेंड किया जा सकता है। कोई फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी है, एग्रीगेटर कुछ भी फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी, चाहे ड्राइवर को, राइडर को या ज़्यादा पैसे वसूल रहा है या ड्राइवर को कम पैसे दे रहा है, कहीं भी इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज़ है, तो उस केस में भी सस्पेंड किया जा सकता है। और एग्रीगेटर टू फेल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब ड्राइवर के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर उसको फुलफिल करने में फेल हो जाता है, उस टाइम पे भी सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर जो भी गाइडलाइंस मेंशन है, मैंने बहुत डिटेल में आगे हमने डिस्कस किया है, वो सारे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं एग्रीगेटर को। अगर कहीं पे भी फेल होता है तो उसका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन से, कि कब कैंसिल कर दिया जाएगा भाई, कि तुम्हारा अब कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। तो पहली चीज कि अगर 3 बार कंटिन्यूअसली सस्पेंड हो रहा है 1 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 साल में 3 बार उसका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, मतलब वो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, गलतियां बार बार कर रहा है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। वो इस बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं है, या वो कंपनी इस बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।
या फिर जो कोई स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको आप फेल कर रहे हो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था फ्यूल की गाइडलाइन, अब उसको फेल कर रहे हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर जो एग्रीगेटर है वो अपनी मर्जी से उसको लग रहा है कि नहीं भाई इस गलत बिजनेस में आ गया, मेरे बस का बिजनेस नहीं है, तो आप भी सरेंडर कर सकते हो अपना लाइसेंस, उस टाइम पे भी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है भाई तो अपील की भी व्यवस्था है। तो अगर आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है तो कैंसिलेशन के विद इन 30 डेज जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिसको कहेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट किसको कहेगी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज जो हैं, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हुआ, आरटीओ हुआ, ARTO, यही लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। तो इनके पास आप कंप्लेन लेके जा सकते हो। डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसको एथराइज करती है, किस पोस्ट को एथराइज करती है। तो बेसिकली यहाँ पे हायर पोस्ट होती है, मतलब ARTO से ऊपर वाली पोस्ट होती है, ARTO होते हैं उससे ऊपर की जो पोस्ट होती हैं, उन्हीं को ये सब पावर दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्लॉज 19 है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहली चीज कि स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर किया जाता है कि वो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, एग्रीगेटर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो देख रहे हो ये पावर तो दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, मगर ये पावर कहने का पावर है, बस इन शॉर्ट आप बस चेक कर सकते हो कि जो गाइडलाइन है वो एग्रीगेटर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी चीज जो प्रीमाइसेस है उसकी, मतलब प्रीमाइसेस यहाँ पे ऑफिस समझ लो कि जो एग्रीगेटर का ऑफिस है वहां पे आप रेड कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि जो भी गाइडलाइन है वो एग्रीगेटर फॉलो कर रहा है कि नहीं। थर्ड चीज कि जो वाहन और सारथी का पोर्टल है उसका एक्सेस दिया जाएगा किसको, एग्रीगेटर को। वो एक्सेस कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड कराएं। जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डाटा एग्रीगेटर उनको दे रहा है वो ऐसा नहीं कि सबको बांटते फिरें कि ये आदमी ये आदमी ये आदमी, ऐसा नहीं करना है। हाँ, उनके वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए, बट उसकी सेक्रेसी मेंटेन करना, उसको कॉन्फिडेंटल रखना, ये सारा काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना खर्च आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस है, लाइसेंस फी की बात करें तो ये है 5 लाख रुपीज। रिन्यूएबल आपको कराना है आफ्टर 5 ईयर, ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, 2500 हैं। डुप्लीकेट अगर आपका खो गया तो 2500 है, चेंज करना है एड्रेस तो 2500 है, बेसिक फी है। बस यहाँ पे आपको लाइसेंस लेने के लिए 5 लाख रुपीज देना पड़ेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जो रिफंडेबल होती है, अगर बिजनेस आपका बंद हो गया किसी रीजन से तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर बसेज में आप डील करते हो, 100 बस हैं या फिर 1000 अलग कोई व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये। और 1000 बसेज हैं या 10,000 अदर व्हीकल हैं तो 2.5 लाख रुपीज़ हैं, या मोर देन 1000 बसेज हैं, 10,000 अदर व्हीकल हैं तो 5 लाख रुपीज़ आपको पे करना होगा। ये इन शॉर्ट डिपॉजिट है, जब आप अपना बिजनेस बंद करोगे तो ये रिफंड कर दिया जाएगा। और ये इसलिए भी होता है कि अगर आप कोई गलती करते हो, आपके ऊपर फाइन्स लगते हैं और आप फाइन पे नहीं करते हो तो गवर्नमेंट कहाँ से वो फाइन लेगी, तो यहाँ से लेगी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले तो जो आपको लाइसेंस लेना है उसमें 5 लाख रुपीज़ देना होगा। एक ऑफिस आपको चाहिए इंडिया में, और एक आपके पास ऐप होना चाहिए, और एक आपको 24/7 का कॉल सेंटर होना चाहिए, और ये डिपॉजिट होना चाहिए। तो आप देख लो कि कितना में आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। और ये छोटे बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर शहर में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल स्केल में भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में एक साथ आप स्टार्ट करो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हु कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर, कौन कर सकता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इशू भी करती है, कैंसिल भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी होती है 5 ईयर की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है, रिन्यू के चार्जेस क्या वो भी आपने देख लिए। प्राइमरी लैंग्वेज फॉर द एग्रीगेटर ऐप, क्या होती है प्राइमरी लैंग्वेज, सारे होते हैं, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, या फिर हिंदी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है स्टेट की वो भी होगी। नेक्स्ट है आपका न्यू एग्रीगेटर गाइडलाइन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे एप्लीकेबल नहीं है भाई, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी व्हीकल्स आती हैं इन सारे के ऊपर ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे ट्रेन जो होता है, ट्रेन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर नहीं आती, तो ट्रेन पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये सारे आंसर हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।